नमस्कार, रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने घर से बाहर भी निकल रहे हैं और इस सब के बीच आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश कि पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है। लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट डाला है। लोगों से उन्होंने वोट डालने की अपील भी की है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें, ऐसा उन्होंने कहा। राष्ट्रहित के लिए मतदान जरूर करें। तो जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोट डाला है। लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें, ऐसा उन्होंने कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही लोगों से वोट डालने की अपील भी की है और कहा है कि सभी अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, राष्ट्रहित के लिए मतदान जरूर करें। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली से बड़ी खबर है। छठे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सभी 7 सीटों पर दिल्ली में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डाला है। मैसोनिक क्लब के पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना मतदान किया। जनता से इसके साथ ही वोट डालने की अपील भी की है। तो सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी से गुजारिश भी की जा रही है, सभी जो राजनीतिक दल हैं वो भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें और छठे चरण का वोटिंग चल रहा है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच बांसुरी स्वराज ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बांसुरी स्वराज ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छठे चरण का ये रण लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जहां पर बीजेपी काबिज है, वहां पर मताधिकार का प्रयोग सुबह से ही किया जा रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और अब इन सबके बीच चलिए अब खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में पूरा पैनल जुड़ चुका है। एहसान खान बीजेपी के नेता मौजूद हैं। एहसान जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही बबीता अहलावत आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बबीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अरविंद खोकर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही शान खान कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत बबीता जी आपसे ही करेंगे। महिला हैं आप और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर की जाती है। आप लोगों का गठबंधन भी है, कांग्रेस के साथ सीट शेयर भी कर लिया है आप लोगों ने, लेकिन दिल्ली में महिलाओं के मुद्दे की अगर हम बात करें, हाल ही में जो चुनावी मुद्दा बन गया, हालांकि आप लोगों ने जिस तरह से लगातार जो बीजेपी है वो ये बात कह रही थी कि आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ये आम आदमी पार्टी अपना इमोशनल कार्ड खेल रही है, लेकिन जब स्वाति मालीवाल के ऊपर जिस तरह से उन्होंने विभव पर आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर इस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, तमाम सवालिया निशान आप लोगों पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो वोट देने वाली जनता है, क्योंकि दिल्ली की जनता शिक्षित है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा बबीता जी। जी देखिए, जो ये इंसिडेंस हुआ है उसकी वीडियो फुटेज आई है जिसमें बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। आराम से स्वाति मालीवाल जी अब सोफे पे बैठी हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हैं, बल्कि विभव कुमार जी के साथ बदतमीजी कर रही हैं। वो उल्टा उनको धमका रही हैं कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी और मैंने अभी कॉल किया है 112 नंबर पे और अभी पुलिस आएगी। जब तक जो
उनकी वीडियो है उसमें बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनके साथ कोई ना मार पिटाई हुई है, ना कोई हाथापाई हुई है, और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में वो सोफे पे बैठी हुई हैं। तो ये बीजेपी ने एक तरीके से अपना कार्ड खेला था कि किसी तरीके से जाके स्वाति मालीवाल को मोहरा बना के वो जाके सीएम साहब को वहां पे कुछ बदतमीजी करती या कुछ मिसबिहेव करती। वो तो भगवान हमारे साथ है। बहुत अच्छा वो हुआ कि सीएम साहब उस दिन उनसे नहीं मिल पाए, नहीं तो ये आरोप जो आज विभव कुमार पे लग रहे हैं ये सीएम साहब पे लगते शायद। उन्होंने ये भी कहा है कि वीडियो जो है उसे एडिट किया गया है। कोई एडिट नहीं किया गया, ऐसे के ऐसे जैसे वीडियो रिकॉर्ड की गई है ऐसे के ऐसे वो वीडियो सबके सामने है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की भी बातें वो कह रही हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आई हुई है जिसमें बिल्कुल आराम से नॉर्मल तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है। बाहर तक आई है, सिक्योरिटी गार्ड्स थी उनके साथ, महिला सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर तक छोड़ने आई है। ना उनके कपड़े फटे हुए थे, ना उनके साथ कहीं मार पिटाई का कुछ भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा था कि उनके साथ मार पिटाई हुई है, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी वो। और 4 दिन बाद वो जाके एमएलसी कराती है। अगर किसी के साथ मार पिटाई होती है तो इमीडिएटली वो थाने में जाके पहले एमएलसी कराएंगे, एफआईआर कराएंगे। 4 दिन तक वो घर पे बैठ के सोचती रही कि मुझे एफआईआर में क्या लिखवाना है, मुझे एमएलसी करानी है या नहीं करानी है। 4 दिन बाद एमएलसी कराने का क्या मतलब है? बबीता जी, पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी आए हैं इसे लेकर के, आप उसे दरकिनार तो नहीं करेंगी? मेडिकल रिपोर्ट्स भी आए हैं, उसमें साबित भी किया है कि मारपीट हुई है, फिर आप उसे भी दरकिनार कर रही हैं। 4 दिन बाद की मेडिकल रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, 4 दिन बाद एफआईआर कराई की कोई वैल्यू नहीं है। मैं खुद पेशे से एक वकील हूँ और हमें पता है रोज आए दिन ये केसेस होते हैं जिसमें 80% केसेस झूठे केसेस होते हैं, जिसमें आजकल महिलाएं इस सेक्शन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। अगर किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो झूठे आरोपों के आधार पर ये एफआईआर करा दी जाती है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, सबसे पहले आप थाने में जाएंगे, सांसद भी हैं बबीता जी, कराएंगे, पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि मैडम एमएलसी करा लीजिए। उस दिन उन्होंने एमएलसी नहीं कराई, अगले दिन एमएलसी नहीं कराई, 4 दिन तक वो बैठ के वेट करती रही। और जो आज अगर आपके साथ मार पिटाई हुई है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, वो एमएलसी में सेम डे आएगा। 4 दिन बाद वो सिचुएशन कैसे आ जाएगी? अगर आपको चोट आज लगी तो 4 दिन बाद रुकना चाहूंगी बबीता जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र से निकलते वक्त उन्होंने सेल्फी भी ली और इसके साथ ही लोगों से अपील भी की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, घर से बाहर निकले और बूथ पर वोट डाले। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस महापर्व में हिस्सा लेना बेहद जरूरी है और आप सभी से ये गुजारिश लगातार की जा रही है, सभी दलों से। और इस सबके बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां बूथ से निकलने के बाद उन्होंने सेल्फी भी ली है। तो ये विजुअल्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उन्होंने मतदान किया है। और अब इन सब के बीच उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए अब इसे खास चर्चा को अब आगे भी बढ़ाते हैं। हमारे साथ लगातार पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और बबीता जी अभी तमाम बातें कह रही थी और इन सब के बीच जो शान खान भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। शान जी, देखिए तमाम तरह की बातें लगातार की जा रही है और आम आदमी पार्टी के साथ में आपका गठबंधन है। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो एक वक्त आप लोगों को लुभा नहीं रही थी, लेकिन अब जब आप लोग गठबंधन में हैं तो एक साथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी आपकी आम आदमी पार्टी की सभाओं में जा रहे हैं और पूरा जो तालमेल है, हालांकि ये बात भी बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है कि आप लोगों का तालमेल बेहतर नहीं है। जब आप लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक नेता कुछ और कहता है, दूसरा नेता कुछ और कहता है और ऐसे में आप लोग बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। कितना असर आपके गठबंधन का इस बार देखने को मिलेगा? युवाओं की गारंटी, न्याय की गारंटी, कितना असर देख पाएंगे? देखिए, देश की जनता भाजपा के पिछले 10 वर्षों के कुशासन, इनके भ्रष्टाचार, इनकी लूट खसोट, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी के नाम पर वोट खटाखट दे रही है और भाजपा को साफ कर रही है चटाचट। भाजपा इस पूरे चुनाव में संपूर्णता साफ हो जाएगी। भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में जो वादा खिलाफिया की, जनता को एन केन प्रकार से
फिजूल के मुद्दों में उलझा कर रखा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने इनके छल कपट को, इनके निकम्मेपन को, इनके तमाम दुर्जनता को पहचान लिया है और जनता भाजपा का पूरे गाजे बाजे के साथ सफाया करने जा रही है। तो ठीक है, आप तमाम बातें कह रहे हैं, महिला सुरक्षा की बातें भी दिल्ली में बढ़ चढ़कर की जाती रही हैं। राधिका खेड़ा के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए थे शान जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा पर हमसे तो प्रश्न किया जाता है और करना भी चाहिए। नहीं, और कभी ये बात आप बिल्कुल मत कहिएगा कि सत्ता पक्ष से इसे लेकर के सवाल नहीं किए जाते और मीडिया सवाल नहीं करती है, क्योंकि लगातार ये चीज कही जाती रही है शान जी। अरे बहन जी, सुन तो लीजिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। बातें पूरी करें। दिल्ली पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है? उसके लिए जिम्मेदार तो भाजपा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये निकम्मापन कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं, बल्कि भाजपा का है, गृह मंत्रालय का है, अमित शाह का है और मोदी जी का है। यदि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि योगी जी, मोदी जी और भाजपा है। तो महिला सुरक्षा पर भाजपा जो लंबे लंबे भाषण देती है, भाजपा को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं। भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जो बालिका का बलात्कार करके उसके घर वालों को रौंदवा कर मौत के घाट उतरवा देते हैं। भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जो लड़कियों से मालिश करवाते हैं। भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जिनके खिलाफ बलात्कार के आरोप साबित हो जाते हैं। भाजपा में ऐसे नेता बैठे हैं जो रेवन्ना जैसे लोगों को समर्थन करते हैं, जो हजारों महिलाओं का यौन शोषण करता है। इसीलिए भाजपा को महिला सुरक्षा पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। भाजपा इस देश की सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है। आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आपके पार्टी की जो नेत्रियां हैं वो भी तो तमाम आरोप लगाती रही हैं आप लोगों की पार्टी पर, और लगातार हम देख भी रहे हैं। तो इस बात का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि दिल्ली में आप लोग अगर विपक्ष में है, लोकसभा को लेकर के अगर हम बात करें तो भाई आप लोग तो चुनावी मुद्दे जिस तरह से उठाते हैं, महिला सुरक्षा के भी मुद्दे उठाते रहते हैं, तो क्या आप लोगों के मुद्दे दरकिनार किए जा रहे हैं क्या सरकार की तरफ से, जिससे लेकर के अब आप लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं? और आप लोगों की पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी में संपूर्णतः महिलाएं सुरक्षित हैं। हो सकता है भाजपा में ना हो। अपने गठबंधन का भी जिक्र करिएगा, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने तमाम आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उस पर मैं और आप निर्णय नहीं लेंगे। अब वो न्यायालय निर्णय लेगा कि कौन सच है, कौन झूठ है, नहीं है शान जी, कौन पीड़ित है, जिस तरह से कौन जिक्र कर रहे हैं तो उसे लेकर के आप भाई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है लगातार, आपका गठबंधन है, आप जवाबदेह हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। किसी भी महिला के साथ कोई भी उत्पीड़न हुआ हो, अन्याय हुआ हो, इस देश में न्यायालय है, वो न्यायालय में जाए, वो थाने में जाए, पुलिस में जाए। यदि किसी ने किया है, उस पर साबित होता है, उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाए और केवल आरोप के ही बल पर उसको अपराधी घोषित करके फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। अभी देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो भाजपा में बैठे हुए हैं, भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके बेटे को टिकट मिल गया, फिर भी भाजपा बेशर्मी से महिला सुरक्षा पर भाषण दे लेती है। क्या करोगे आप? ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं इनका भी जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता एहसान खान लगातार बने हुए हैं। एहसान, देखिए लगातार तमाम तरह की बातें कही जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, और जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गरमाया रहता है, बेरोजगारी को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन महिला सुरक्षा पर ही आते हैं, स्वाति मालीवाल का जिस तरह से मामला पूरे देश भर में इस वक्त चल रहा है, पूरे देश भर में देखा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मियों के बीच महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली जो पुलिस है वो बेहतर कार्य नहीं कर रही है, और पूरी तरह से आरोप अभी शान जी को भी आप सुन रहे थे, आप लोगों की पार्टी पर लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार पर। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैंने सुना सबको, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन क्या बोल रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि शीश महल के अंदर एक महिला राज्यसभा सांसद का अपमान होना या जो भी अभद्रता होना वो किसी बड़ी घटना से कम नहीं है। जिस घर का मुखिया, जिस घर के सदस्य उस घर में रहते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अरे चुनाव आएगा जाएगा, ये चलता रहेगा, हर 5 वर्ष में चुनाव आता है, आप चुनाव पे लड़ो, किसने मना किया है? आप तो ये कह के आए थे, अन्ना हजारे जी के मंच को आपने साझा किया, और अन्ना हजारे के मंच से आपने क्या कहा था कि मैं इस कालक की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा
और कांग्रेस की मुख्यमंत्री, जितने मंत्री, जितने भी एमएलए भ्रष्ट हैं, उनको जेल भेजूंगा, लोकपाल बिल लेके आऊंगा, और आज उनकी गोद में बैठकर मलाई खा रहे हो। नैतिकता ये ऐसी होती है, शर्म आनी चाहिए। आपने बच्चों की कसम खाई थी रामलीला मैदान में। देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई है, संविधान के साथ साथ अपने बच्चों की कसम खाई है, जिसने अपने बच्चों को पैदा किया है। क्या उनको उनका वचन आपने निभाया? ना लोकपाल बिल लेके आए, ना किसी कांग्रेस को जेल भेजा, और ना ही किसी कांग्रेस के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। विडंबना ये चीज की है, आपने दिल्ली की जनता को गुमराह करके उसको वोट लिया और अपने शराब नीति बनाई, शिक्षा नीति बनाई होती अच्छी बात थी, रोजगार नीति बनाई होती अच्छी बात थी। और आज विपक्ष की क्या मजबूरी है, मैं बता दूं आपको कि लालू अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं और सोनिया अपने पुत्र के लिए लड़ रही है। ये इनको अपनी खानदानी कुर्सी बचाने की लड़ाई है। कोई किसी के पास कोई चेहरा नहीं है, ना कोई मुद्दा है और ना कोई विजन है। ये केवल अपने अपने परिवारों की लड़ाई मिलकर लड़ रहे हैं। जो पहले कल से एक दूसरे को कोसते थे, गाली देते थे और दूर जाते थे, आज सब बैठकर मलाई खा रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष अच्छा होना चाहिए और मुद्दों पर बात करनी चाहिए, परंतु ये मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है। ये केवल देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। रही बात महंगाई की, आप क्या बात कर रहे हैं? घर घर में जो शौचालय मिले हैं, घर घर में जो राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, महंगाई कम होती है के लिए गजब सुकन्या योजना मिल रही है, शौचालय से महंगाई कम होती है क्या ये बड़ी क्रांति नहीं है? नहीं, शौचालय से महंगाई कम होती है राज किया, कहाँ से लाती है? एक खाता खुलवाया, क्या सम्मान निधि दिलवाई, क्या एमएसएमई के माध्यम से ठेली पटरी वालों को ऋण दिलाने का काम किया? इनको विकास दिखता नहीं है, इनको केवल शौचालय में दिखा दीजिए करना है और अपने परिवार को बचाना है। ऐसे ही ये पार्टियां गठबंधन है और आज गठबंधन दिशाहीन हो गया है। नहीं, शौचालय से महंगाई कम कैसे होगी वो तो बताइए। मुखिया की जिम्मेदारी है, शौचालय बनाने से महंगाई कैसे कम होती है बताइए। नाम लगाते हैं, कौन सा तर्क आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आए हो क्या? अरे दिल्ली पुलिस जो तुम्हारे घर के अंदर है, जैसे नाले से गैस निकल सकती है, लगता है वैसे शौचालय से महंगाई कम हो सकती है। अपमान होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। एहसान जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, अपनी तमाम योजनाओं की बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आपकी नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही है। लोग जो है वो नाले का गंदा पानी पी रहे हैं। आप भी लगातार विजुअल्स देख रहे होंगे, लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें देख रहे होंगे। कई सारे ऐसे गांव ने, पूरे गांव ने एक साथ चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि उनके गांव में रोड नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें खाट पर लेकर के जाना पड़ता है। कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसे खाट पर लेकर के अस्पताल तक जाना पड़ता है क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है उस क्षेत्र में। और आप लोग आपकी सरकार के तमाम बड़े दावे कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं कि घर घर हमने शौचालय बनवाया, तमाम योजनाओं को लेकर के आप कह रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र की अगर हम बात करें, कई सारे, आप उन जगहों पर भी जाइएगा और देखिएगा कि कई जगहों पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। एक हैंड पंप है किसी तरह से, और पूरे रात महिलाएं जब लाइन में लगती हैं उसके बाद वो एक जो उनका एक जो मटका है वो पानी भर पाती है पूरी रात लाइन में लगने के बाद। ये सारी चीजें भी देखिएगा क्योंकि चुनाव के दरमियान ही आप लोग तमाम बातें कहते हैं, चुनाव खत्म हो जाती है, आप लोगों की सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं सभी राजनीतिक दलों के लिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या आप ये समझते हो कि 70 वर्षों का जंजाल क्या 5 वर्ष में 10 वर्ष में खत्म हो जाएगा? इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, घर तक पहुंचना आसान काम है। शुरुआत तो की हमने और हम कहीं ना कहीं उस कामयाबी में, उस विकास रथ पे हम चलकर आगे पहुंच रहे हैं। चाहे 4 करोड़ गरीब माँ को, आप लोग वही पुरानी बातें कहते रहते हैं। रात इंदौरी की एक बड़ी मशहूर शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। भाई पुरानी बातों पर मत आइए। अब जब आपकी सरकार है, इतने वक्त से आपकी सरकार है, 2014 से 2024 पूरे 10 साल बीत गए हैं, फिर भी आप लोग पुरानी बातें करते हैं। अभी यही विपक्षी दल अगर यही सारी बातें कहेंगे तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि इतिहास के पन्ने क्यों पलट रहे हैं? अभी देखिए कि अभी कितना विकास हो रहा है, तो अभी के विकास की बात करिए, अभी की स्थिति की बात करिए, इतिहास के पन्ने मत पलटिए। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ आपको, इतना बड़ा हमारा देश है और जो भी जनसंख्या है उसको घर घर तक पहुंचना समय लगेगा। आप चाहते हो कि 2 साल में पहुंच जाएं, मुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहा है कि 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हर प्रत्येक नागरिक के पास जल होगा,
प्रत्येक नागरिक के पास कारोबार होगा, प्रत्येक खिलाड़ी हमारा सशक्त समृद्ध होगा, प्रत्येक नागरिक हमारा अरे खिलाड़ी धरना दे रहे थे दिल्ली में, पैरों पे खड़ा वो होगा। भी महिला खिलाड़ी। ये विजन है 2047 तक का, इनके पास तो 2 साल का विजन नहीं है। हमें हमारे 2047 तक का देखो, अब 2047 मूर्खता दे दिया है देश को, 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाकर दुनिया में प्रथम स्थान पर लाएंगे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेडिकल। और सुबह 7 बजे से ही छठे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और आप सभी दलों से, सभी जो आम जनता है, उनसे गुजारिश भी है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान जरूर करें। और अब चलिए अब इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और बस सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जो कि बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी बार जो सत्ता की कुर्सी है, केंद्र की जो सत्ता की कुर्सी है, उस पर कौन विराजेगा ये तो 4 तारीख को तय हो जाएगा। पूरे विश्व पटल की निगाहें इस बार के भारत के इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़े हैं, उसका जिक्र करूंगी मैं कि लोकसभा ने महिलाओं का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है, आधी आबादी जो है, वो किसी भी चुनाव में अहम भूमिका निभाती हैं। तो लोकसभा ने जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बेहद ही निराशाजनक तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। 1962 के बाद दिल्ली की जो तमाम सीटों में से 106 संसदीय प्रतियोगिताओं में केवल 12 महिला उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की। प्रतिशत में देखें तो इसका आंकड़ा 11.3% है। और 1952 के बाद से दिल्ली की सीटों में से केवल 9 महिला सांसद ही रही हैं। मतलब महिलाओं की बातें अगर हम देखें तो जो तमाम दल हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, महिलाओं के हित की बात करती रहती है। लेकिन दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां पर जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है संसद में, वो काफी कम है। और ऐसे में इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास, दिल्ली में महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो दिल्ली का जो चुनाव है, इस पे पूरे देश की नजर है। खास करके जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, जहाँ पर तो जो पोस्टर बॉय हैं, जिसको टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय कहा जाता है, कन्हैया कुमार, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ संयुक्त तौर पर उम्मीदवार। और लड़ाई उत्तर पूर्वी दिल्ली में बेहद दिलचस्प हो गई है, जिसको कहते हैं कांटे का मुकाबला। केवल हमारे हिसाब से इसी सीट पर है, बाकी लगभग चुनाव तय है बाकी सीटों का। और इसका जो परिणाम है वो खास करके जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट बैंक की भी जो परिणति है इस देश में आने वाले चुनाव में क्या होगी। 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। उत्तर पूर्वी दिल्ली मुसलमान जो वोट है वो काफी संख्या में, इसी कारण से शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के कन्हैया कुमार को, क्योंकि जो बीजेपी की जो राष्ट्रवाद की जो नीति है उसका मुखर विरोधी कन्हैया कुमार है। लेकिन देखिए, इसमें एक बातचीत और भी है कि जो दिल्ली में जो भी आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, स्वाति मालीवाल का, इस घटना से यह फिर बात साबित होती है कि जो दिल्ली प्रदेश की भाजपा की जो इकाई है वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास के दौरान ही पहली कोई घटना ही है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान चीफ सेक्रेटरी की कुटाई, राज्यसभा सांसद की पिटाई, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं करवा पा रही है जगहसाई। देखिए, ये मान के चलिए स्वाति मालीवाल वाली जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन इसको संजय सिंह मान चुके हैं अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में, अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में घटना है और कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से 360 डिग्री आम आदमी पार्टी ने टर्न लिया है, लेकिन बीजेपी की जो दिल्ली स्थानीय इकाई उसको भुना नहीं पा रही जितना उसको भुनाना चाहिए। मुद्दा तो है दिल्ली के चुनाव में जो आज वोटिंग हो रही है, जब हम आपसे पोलिंग पे लाइन लगी हुई है, लेकिन इतनी वो बड़ा मुद्दा बीजेपी इसको नहीं बनवा पाई है कि जिससे आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान इस पे हो पाए। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो अगर वोट मिला भी दिए जाए तो तब भी जो बीजेपी को जो लोकसभा में जो वोट मिलते हैं उसका मुकाबला वो नहीं कर पाते। आंकड़ों के हिसाब से 7 सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन मुकाबला है, चुनाव होता है, चुनाव की परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में जो तगड़ा मुकाबला है, जिसको कांटे की टक्कर है। और ये कांटे की टक्कर और जिसका जो परिणाम है न केवल आने वाले दिल्ली विधानसभा के 6 महीने बाद चुनाव है उसको प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे देश की जो मुस्लिम वोट बैंक की जो एक पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता है किधर नहीं आता, वो भी तय करेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली का केवल एक चुनाव जो जिसमें मनोज तिवारी वर्सेज कन्हैया कुमार। लेकिन इसके साथ साथ जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटों में जो चुनाव हो रहे हैं वे बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर बीजेपी का जो दावा है कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो उनमें अगर इनमें बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाती तो वो आंकड़ा जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके करीब भी पहुंच पाना। तो बीजेपी की भी जो प्रतिष्ठा और बीजेपी की जो पूरी जो इकाई है, पूरी जिसको कहते हैं कि उसकी राजनीतिक पूंजी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि सभी सीटें फिलहाल इसमें दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो
उसमें बीजेपी पिछले जो परिणाम है उनको दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही कारण है कि मोदी ने भी जो है दिल्ली के अंदर लगातार जी जान से मेहनत की, अमित शाह ने की, और बल्कि एक टीवी इंटरव्यू में तो जिसने उस तरह से मोदी ने इसको अनुभवी चोर बताया है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद दिल्ली का माहौल गर्म है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुकाबला कड़ा है। जी ठीक है, अब सीधा आपका रुख करूंगी शान जी। और देखिए, तमाम तरह की बातें आप सुन रहे थे, अभी कांग्रेस के नेता थे, तमाम आरोप भी लगाया। शान जी हमारे साथ नहीं है। एहसान खान, मैं आपका सीधा रुख करना चाहूंगी कि एहसान जी देखिए, तमाम तरह की बातें अभी अभी आप सुन रहे थे, शान जी भी कह रहे थे और साथ ही बबीता जी भी मौजूद है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की नेत्री, वो भी लगातार तमाम तरह की बातें कह रही थी, तमाम आरोप भी लगाए जा रहे थे। और अरविंद खोखर जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, वो भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि आप लोग जो मुद्दे हैं उसे दिल्ली में बेहतर तरीके से भुना नहीं पा रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया, कल मैं सुन भी रही थी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि भगवान ने हमें कुछ खास मकसद के लिए भेजा है, वो मकसद जब पूरा हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं विपक्षी नेताओं को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं, उन्हें साथ लेकर के चलना चाहता हूं। उन्होंने 60-70 साल तक सरकार चलाई है, मैं उनके अच्छे काम को सीखना चाहता हूं। तो तमाम तरह की बातें एक तरफ, जहां दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपत्तिजनक भाषणों के लिए, आपत्तिजनक शब्दों के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। और इन सब के बीच याराना दोस्ती भी निकल करके सामने आ रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो भी विपक्षी दल हैं वो हमारे भारत के ही हैं, हमारे भाई ही हैं। हमारी विचारधारा एक अलग हो सकती है, परंतु हमारे मन तो एक है ना, हमारी मातृभूमि तो एक है ना। और यही बड़प्पन दिखाता है प्रधानमंत्री जी का कि जब ये कहते हैं कि हम विपक्ष के साथ रहना चाहते हैं, विपक्ष मजबूत हो तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो विपक्ष की भी इज्जत करता है, परंतु विपक्ष क्या कर रहा है? 10 वर्ष गाली बके, गाली सुनते रहे। और मोदी जी ने यह कहा है, स्पष्ट कहा है, और सुना भी होगा आपने, कि इस देश को जो उनका मकसद है उन्होंने बता दिया है जनता को कि जो गारंटी है इस देश को विकसित से बनाने की गारंटी है। किसी भी कीमत पर इस देश को विकसित बनाया जाएगा। जो गरीब है गरीब ना रहे, जो हमारे किसान हैं उनकी आय दुगनी हो, हमारे खिलाड़ी हैं हमारे देश का नाम नंबर 1 पे रोशन करें। जब कोई गेम हो दुनिया में तो हमारी झोली में गोल्ड मेडल इतने आए कि हम गिनना मुश्किल हो जाए। चाहे हमारे खिलाड़ी हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, चाहे हमारी महिलाएं बहनें हो, हर फील्ड में देश को विकसित करना चाहते हैं। यही उनका विजन है और यही उनका मकसद है। इस मकसद को हम विपक्ष के साथ लेकर चलने वाले हैं, हम देश की जनता को साथ लेकर चलने वाले हैं। घर देंगे, दल से नल भी देंगे, तो उनका सम्मान भी करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से बेटियों को शिक्षा भी देंगे। और 33% आरक्षण दिया है बीजेपी ने, वो करके दिखाएंगे। तो देश की आधी आबादी, मातृ शक्ति, मातृ बंधन, हमारा हम सम्मान करते हैं, उसको आगे लेके आना है। युवाओं को आगे लेके आना है, खेल को आगे लेके आना है, किसान को आगे लेके आना है, इन सबको आगे लेके आना है, तब ये देश विकसित बनेगा। और यही उनका मूल मंत्र है, यही उनका विजन है और यही उनका मकसद है। परंतु विपक्ष क्या कर रहा है? आज विपक्ष मुद्दों बात करें ना, क्या सड़कों का जाल दिखता नहीं है? आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कितने एयरपोर्ट बने हुए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बने हुए हैं, क्या ये दिखता नहीं है? दिखना चाहिए। फिर से एहसान जी, आप उन्हीं सड़कों के जाल की बातें कह रहे हैं जो आपकी कागजी आंकड़ों पर नजर आते हैं। लेकिन मैंने अभी जिस तरह से जिक्र किया था, चुनाव के दरमियान ही तमाम जो हकीकत है और दावे हैं उसी से रूबरू होते हैं आप लोग। और आपने देखा भी होगा, अभी मैं फिर से एक बार जिक्र करना चाहूंगी कि बहिष्कार बहुत जगहों पर, हर राज्यों में, हर चरण के चुनाव में हमने देखा कि चुनाव का बहिष्कार इस वजह से कर दिया गया कि सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है। और आप सड़कों के जाल की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं जो आपके कागजी आंकड़ों पर खूब है और देख भी रहे हैं हम। हालांकि बहुत ही ज्यादा व्यवस्थाएं पहले की तुलना में और अब की तुलना में दुरुस्त हैं, इसे डिनाई नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन गांव के कई सारे ऐसे गांव हैं, उनका भी जिक्र करिएगा साथ ही। एक मिनट, कागजों में नहीं है। अगर आप एनसीआर में रहते हो तो दिल्ली से हापुड़, मेरठ, आगरा, ये सब जाके देखो, पानीपत, करनाल जाके देखो। क्या ये सिर्फ आप नेशनल हाईवे का ही जिक्र करेंगे एहसान जी? सिर्फ आप नेशनल हाईवे का ही जिक्र करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो घर घर पहुंच रही है। मैंने कहा ना पिछली बार भी, तो समय लगेगा। ये जो काम है ये एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है,
2047 तक का विजन जो दिया है मोदी जी ने, जो ये कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने कि मैं एक मकसद के लिए आया हूँ, ये वही मकसद है, घर घर तक सड़क पहुंचे, घर घर तक नल पहुंचे। नरेंद्र मोदी के जिस तरह से बयान थे, बशीर बद्र साहब की एक बड़ी मशहूर शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी आप दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बबीता जी, आप भी सुन रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये अलग अलग चैनल्स को लगातार इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही है, और कल उन्होंने कहा कि मैं पूरा सम्मान करता हूं विपक्षी दलों का, 60-70 सालों तक उन्होंने सरकार चलाई है और उनके बेहतर कामों को भी मैं सीखना चाहता हूं। और जो बीजेपी के नेता एहसान जी, उन्हें भी अभी आप सुन रही थी, अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कई जगहों पर हमने देखा कि वो काफी दावे जो है उससे हट करके नजर आती हैं। और आप लोग विपक्ष में केंद्र में है और विपक्ष में जमकर आप लोगों की भूमिकाएं भी है, और इस बार आपका पूरा गठबंधन जो तमाम दल है वो एक साथ है। प्रधानमंत्री जी की बातों से ही पता लग रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं। इन्होंने सारे ऑपोजिशन को तो जेल में डाल दिया और कहते हैं कि हम इनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। इतना डरते हैं ऑपोजिशन से, ये सामना नहीं करना चाहते ऑपोजिशन का, इसलिए उनको झूठे आरोपों के आधार पर जेल में डाला जा रहा है। हमारे कितने सारे बड़े बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, संजय सिंह जी, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक झूठे आरोपों के आधार पे जेल में डाल दिया और कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। उससे पहले कांग्रेस में राहुल गांधी जी को हटा दिया गया था एक झूठे केस के में वो करके। मतलब ऑपोजिशन को तो ये बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं जेल में डाल के, और बातें करते हैं कि नहीं हम इनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अगर आप साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन को जेल में क्यों डाल रहे हैं? आप आइए और कंपटीशन करिए। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा क्या है कि अगर आपका ऑपोजिशन स्ट्रांग है तभी लोकतंत्र चल सकता है, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन को ही जेल में डाल देंगे तो आपका कंपटीशन किससे होगा? आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचेगा। और रही बात इनकी बड़े बड़े जुमलों की, आज तक मुझे बता दीजिए 100 स्मार्ट सिटी बन गई। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी मुझे स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए। और इन्होंने का एक बहुत बड़ा जुमला था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, और महंगाई का आज हालत ऐसी है कि अपनी चरम सीमा पे है महंगाई दर 70% बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में, और यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पे है। आज के टाइम में 25% यूथ बेरोजगार है, ग्रेजुएट जिसमें से 45% है जिन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और ये कहते हैं कि पकौड़े तल लीजिए। मतलब इन्होंने पढ़े लिखे युवाओं की हालत ऐसी कर दी है कि वो मजबूर होके ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं कि जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल वेस्ट हो गई है, उनकी डिग्रियां बिल्कुल बर्बाद हो गई, क्योंकि नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां ही नहीं है कहीं पे। सारी सरकारी एजेंसियों को तो प्राइवेट कंपनीज को बेचे जा रहे हैं, सब कुछ अडानी को, अंबानी को दिए जा रहे हैं। और बस इनका मुद्दा एक ही है कि किस तरीके से अपने दोस्तों को, पूंजीपति दोस्तों का जितना लाखों करोड़ों का लोन है उसको माफ कर दिया जाए। गरीब जनता और गरीब होती जाएगी, जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं वो और अमीर होते जाएंगे इनके राज में। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि गरीबों से लूटा जाए और अडानी अंबानी को दिया जाए, ताकि गरीब जनता सिर्फ उनकी गुलाम बन के रह जाए। ना तो उनके लिए नौकरियां हैं इनके पास, ना महंगाई कम करने के लिए कुछ भी इनके पास उपाय है कि महंगाई किस तरीके से कम की जाए। सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था 2014 में, आज वही सिलेंडर हम 1100 रुपए का खरीद रहे हैं। और पेट्रोल का रेट देखिए कहां पे आसमान छू रहा है पेट्रोल का रेट। और किसानों की जो हालत बीजेपी सरकार ने की है, आज तक शायद कभी भी इतनी दुर्दशा किसानों की नहीं हुई। 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, और उनके लिए जब वो दिल्ली आना चाहते हैं, देखिए आंदोलन करना, एक शांतिपूर्वक अपना किसी बात को रखना, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी किसानों को रोका जाता है। बॉर्डर पे कीलें लगाई जाती हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तमाम योजनाएं चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं, बीजेपी ये भी आरोप लगाती रही है, चाहे जो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो काफी शिक्षित जनता है दिल्ली में, और ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें फ्री की चीजें नहीं चाहिए भाई, रोजगार के अवसर लेकर के आइए और तमाम इन्वेस्टर समिट करिए ताकि रोजगार के अवसर पनपे, युवा जो बेरोजगारी है वो कम हो। उन्हें कह रहे हैं कि हमें फ्री की रेवड़ियां जो आम आदमी पार्टी बांट रही है वो हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। देखिए, जो दिल्ली सरकार ने आज तक काम किया है ना, शायद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं के लिए बस यात्रा हो या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो।
जब अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो रोजगार भी लोगों को मिलेंगे, लेकिन जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो कहां से रोजगार आएंगे। तो दिल्ली सरकार हमेशा शिक्षा की बात करती है, स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी गई है, प्राइवेट स्कूलों के लेवल में ले आए हैं सरकारी स्कूलों को। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, आज आप देखिए कि बीजेपी भी उसमें अपने एजेंडा में उनको लेके आती है। फ्री, जहां तक फ्री बीस की बात है, फ्री बीस नहीं है, ये एक सोशल सिक्योरिटी है जो हर कंट्रीज में, आप बाहर जाके देखिए, आप दुबई में जाके देखिए, लोगों को सबके लिए बस यात्रा फ्री है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ टैक्स ले रही है। इंडिया में क्या हो रहा है कि सरकार टैक्स तो हर चीज पे लगा रही है, लेकिन हमारी जनता को कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है, कोई भी सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं। ये दिल्ली सरकार लेके आई है फ्री बिजली, फ्री पानी की स्कीम। जब इनके एमएलए एमपीज को इतनी बिजली फ्री मिल सकती है, इतना सब कुछ फ्री फैसिलिटीज मिल सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो हर चीज पे टैक्स दे रही है? क्या आम जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है? उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा? और आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने एजेंडा में इसको लेके आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वही अपना एजेंडा में लेके आ रहे हैं कि हम भी फ्री बिजली देंगे। बाकी स्टेट्स में देखिए, इन्होंने राजस्थान में क्या किया, इन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दी हम 400 का सिलेंडर देंगे, और बाद में इनके अमित शाह जी कहते हैं कि वो तो एक जुमला था। मतलब ये जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने एक जुमला दिया था। तो आज तक इनकी 10 साल से जुमलों की सरकार चल रही है और सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने के लिए बड़े बड़े जुमले देते हैं ये, और इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रही है, और दी भी है। पिछले 10 सालों में जितना दिल्ली सरकार ने काम किया, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्री मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो लेके आई आम आदमी पार्टी लेके आई, जिससे कि जो गरीब आदमी है, जो डॉक्टर की इतनी फीस नहीं दे सकता, वो मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सकता है। पर शराब नीति बीजेपी के घोटाला पास जो था, कोई भी ऐसी स्कीम शराब नहीं है नीति जिससे कि घोटाला, जनता को आम कुछ आदमी मिला। पार्टी पर तमाम आरोप लगे हैं, आपके ये नेता शराब जेल नीति में भी घोटाला हैं। है क्या? आप मुझे बता दीजिए, शराब आप नीति घोटाला इस है बात क्या? का आज जिक्र तक करिएगा। बीजेपी एक पैसे की रिकवरी नहीं कर पाई है। जो मेन एक्यूज था शरद रेड्डी, उससे बीजेपी 60 करोड़ का चंदा लेती है, उसी को अप्रूवर बनाया जाता है हमारे खिलाफ, उसी के अप्रूवर के बयानों के आधार पे हमें अरेस्ट किया जाता है। जिसको कल तक कहते थे कि मेन एक्यूज है, मेन एक्यूज शरद रेड्डी, उससे आप 60 करोड़ का चंदा ले रहे हैं और फिर उसको अप्रूवर बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ। उसके 10 बयानों में हमारा नाम नहीं दिया गया, उसको कोर्ट में नहीं पेश किया गया, लेकिन जैसे 11वें बयान में बीजेपी के प्रेशर में आके वो हमारा नाम लेता है, उसके आधार पे हमें अरेस्ट किया जाता है। शराब घोटाला आप मुझे बता दीजिए कि क्या है शराब घोटाला? कभी ये कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का। इनको खुद ही नहीं पता कि शराब घोटाला है क्या। आप बता दीजिए शराब घोटाला क्या है? एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। कल मोदी जी ने खुद अपनी इंटरव्यू में ये बात कही कि नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुई, मतलब एडमिट कर लिया उन्होंने कि कोई रिकवरी नहीं। जिस पार्टी को आरोपी बनाने की भी पूरी तैयारी ईडी कर रही है। बबीता जी, आपकी पूरी पार्टी को भी आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, बीजेपी का तो यही काम है। ये एक तरफ से बात करते हैं कि हम ओपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये ओपोजिशन पे झूठे आरोप के आधार पे उनको जेल में डालते जा रहे हैं। ठीक है, अरविंद जी आपका रुख करूंगी कि देखिए दिल्ली में जो सियासी गर्मी है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे शराब नीति घोटाले को लेकर के, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और दिल्ली के आर के पुरम की हम अगर बात करें तो यहाँ पे चलिए साउथ वोटर्स की बात करते हैं। साउथ वोटर्स जो है दिल्ली के आर के पुरम इलाके में बहुत ज्यादा है, जो निगम और विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका अदा करते हैं। और ऐसे में अब इस बार का लोकसभा चुनाव है, ये जो वोटर्स है साउथ वोटर्स, वो आम आदमी पार्टी का एक मजबूत वोटर माना जाता है। और इस बार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ गठबंधन में है, कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हम देखते रहते हैं देश भर में साउथ वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी तमाम जतन भी कर रही होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली का जो चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में देश के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग रहते हैं। तो एक तरह से उनका वोट है, उनका जो वोट करने का जो पैटर्न है, वो पूरे देश का एक तरह से मूड बता देता है। यही कारण है कि पूरी बीजेपी की ताकत यहाँ लगी हुई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ताकत यहाँ लगी हुई है। लेकिन देखिए, एक फर्क है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भले ही यहाँ गठबंधन किया है, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के जो 7 उम्मीदवार हैं, जो उनके जो ज्वाइंट उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उनके पक्ष में एक भी ज्वाइंट रैली अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की नहीं हुई है, जो मतलब एक मंच उन्होंने कभी साझा किया है। दूसरी बात एक और, देखिए, राजनीति की जो लड़ाई होती है परसेप्शन की लड़ाई होती है। बीजेपी परसेप्शन बनाने में माहिर है, लेकिन बीजेपी को अगर परसेप्शन की लड़ाई में कोई पार्टी अगर
बिल्कुल तो तू डाल डाल में पात पात वाली टक्कर अगर कोई देती है तो आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो शराब घोटाले की बात हो रही है, ये उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रहते आरोप है। उनके कार्यालय में जो है मुख्यमंत्री आवास में चीफ सेक्रेटरी कुटाई हुई, एक राज्यसभा सांसद की कुटाई हुई, और जो तथाकथित शराब घोटाला है इसकी जो कि मलाई की जो है बंदर बांट भी उसी मुख्यमंत्री आवास के दौरान। लेकिन उसके बाद भी जो बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है, जिसको दिल्ली प्रदेश भाजपा कहते हैं, वो दिल्ली प्रदेश भाजपा परसेप्शन बनाने में लगभग असफल है। उसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है। लेकिन शराब घोटाले की जहां तक बात है, देखिए शराब घोटाले की जैसे हमारी जो सम्मानित बहन है बबीता जी पूछी, शराब घोटाला है क्या? देखिए, बबीता जी को एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि इस नीति के आने से पहले जो प्राइवेट शराब कंपनियां थी उनका कमीशन कितना था, इस नीति के बाद उनका कमीशन बढ़ाया गया या घटाया गया? देखिए, प्राइवेट कंपनियों का कमीशन बढ़ाया जाता है, वो क्यों बढ़ाया जाता है सब जग जाहिर है। उसमें सरकार का कमीशन नहीं बढ़ाया गया, उसमें प्राइवेट कंपनियों का कमीशन बढ़ाया गया। यही पूरा एक लबल हुआ है। बाकी तो जब कोर्ट में मुकदमा है, सब जुडिस मैटर है, तो उसमें क्या ही टिप्पणी करें। लेकिन ये बात तय है कि इस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी की जो स्थानीय इकाई है आम आदमी पार्टी के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रही है, और आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था राजनीतिक रूप से स्वाति मालीवाल के केस में, नहीं पहुंचा पा रही है। और जहां तक देखिए, मैंने आपको बताई जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की मैंने आपको लड़ाई बताई है, जहां बिहारी वोटर सबसे ज्यादा है और मुस्लिम वोटर भी सबसे ज्यादा है, वहां पे कन्हैया कुमार को उतार करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक प्रयोग किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने कई बार मुस्लिम परस्त बताने की कोशिश की है, कई बार घेरने की कोशिश की, खास करके पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी समय हनुमान मंदिर में चले गए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था, तो वो अरविंद केजरीवाल को घेर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद अब जो कन्हैया कुमार को उतार करके जो है, और उतार के जो ये माना जाता है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको भाजपा आरोप लगाती है, उसके पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार है, क्योंकि ये देश की आर्मी के खिलाफ भी बोल चुके हैं, और बुरहान वानी से लेकर के तमाम इनका जो राजनीतिक स्टैंड है, वो जो एक परिपाटी है जिसको कहा जाता है उग्र देशद्रोह या मतलब की राष्ट्रवादी जो सोच है, उसके खिलाफ ये माना जाता है कन्हैया कुमार की जो राजनीतिक धारणा है। सच्चाई क्या है हमने उसमें कोई टिप्पणी करेंगे, लेकिन राजनीतिक धारणा है। तो उसको उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतार करके, जहां मुस्लिम वोटर और बिहारी वोटर सबसे ज्यादा है पूरी दिल्ली में, वहां से उतार करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये देखना चाहती है कि कन्हैया कुमार जैसे चेहरा की जो विवादित चेहरा है, जिसके ऊपर लगातार गंभीर आरोप है, मुकदमे तक चल रहे हैं जिसके ऊपर जो है, और टुकड़े टुकड़े गैंग और देश तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के जो इंशाल्लाह के जो नारे लगे थे जेएनयू में, उसमें उस आरोपी है या किस तरह के जिससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद ही उतार करके ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देखना चाहती है कि मुस्लिम वोट किधर जाते हैं। और जो बिहार का जो वोटर है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा है, और मनोज तिवारी भी कुछ टिकट सिर्फ देखिए मैं आपको बताऊं, भाजपा ने दिल्ली में सभी चेहरे बदले हैं, जो अपने सांसद थे 6 सांसद बदले हैं, जो उम्मीदवार हैं 6 उम्मीदवार बदले हैं, केवल मनोज तिवारी को रखा गया है जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वो सिर्फ कारण है कि बिहार के जो वोटर हैं उनके लिए उनको उतारा गया, और उसी के लिए जो है कन्हैया कुमार को बिहार से यहाँ पे ला करके, जो पिछले चुनाव लोकसभा का बुरी तरह से हारे थे, और वहां से बिहार से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन है, कन्हैया कुमार चाहते वहीं से थे, लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद यादव को अपने तेजस्वी के सामने कोई बिल्कुल उनके सामने कोई विरोध नहीं चाहिए, और कन्हैया कुमार के ऊपर भले आरोप लगते हो, लेकिन भाषण कला में, बात करने में, अपनी बात रखने में कन्हैया कुमार बहुत माहिर हैं। तो जेएनयू के पढ़े लिखे नेता हैं, जेएनयू के नेता रहे हैं, तो बात रखने में तो बेहद माहिर हैं। तो लालू प्रसाद के यादव के विरोध के चलते उसको फिर यहाँ शिफ्ट किया गया, और उसके बाद ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक राजनीतिक नब्ज को पहचानने के लिए कि देश का मूड क्या है, और खास करके मुस्लिम वोटों का जो वोट बैंक है वो किधर जाता है, बन पाता है नहीं बन पाता, कि बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक बिखरे, मुस्लिम वोट बैंक का वोट बैंक ना होकर के एक मतदाता की तरह अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ना कि एक झुंड के रूप में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि मुस्लिम वोट बैंक बन करके, कि मुस्लिम वोट बैंक ये चाहता है कि वीटो लगा पाए, वो वीटो नहीं लगा पाएंगे। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, इस पे पूरे देश की निगाह है, इसके परिणाम है। चुनाव भी बेहद दिलचस्प है और मुकाबला बेहद कड़ा है। ठीक है, एहसान जी आप सुन रहे थे अरविंद जी की बातें, एहसान जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप सुन रहे थे अरविंद जी की बातें, उन्होंने तमाम बातें कही है, और जिस तरह से तथाकथित शराब घोटाला मामले को लेकर के हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आरोपी बनाया गया। मनीष सिसोदिया जेल में अभी भी बंद है, और तिहाड़ जेल से हाल ही में अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। 2 जून को उन्हें हालांकि वापस से सरेंडर करना होगा। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की जो तमाम नेता हैं वो आरोप यही लगा रहे हैं कि अभी तक तो इन्हें कुछ मिला ही नहीं, और लगातार ये हमारे नेताओं पर इस तरह से शिकंजे कसा रहे हैं, और सभी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अरविंद जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि दिल्ली में परसेप्शन बनाने में नाकामयाब हो रही है बीजेपी, चाहे और आम आदमी पार्टी इनको कांटे की टक्कर दे रही है। देखिएगा जी, मैं पहले बात करूंगा बबीता बहन की। बबीता बहन ने जो बताया है कि हमारे सारे मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भाजपा जेल में डाल रही है। मतलब घोटाले करोगे आप, षड्यंत्र करोगे आप, नीति बनाओगे गलत आप,
और बदनाम करोगे भाजपा को। सीबीआई या ईडी स्वतंत्र संस्था है, इसके ऊपर इल्जाम लगाना अजीत पवार बहुत ही दुखदाई है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जो घोटाले करेगा, किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी में किसी शामिल भी हो जाओ, मुख्यमंत्री हो, वॉशिंग मशीन में तो धुल वो के तो साफ हो अवश्य जाओगे उसका आप। सामना करना पड़ेगा। सम्मान दिए जाते हैं, फिर जेल जला जाता है। आरोप तय करना ना करना ये काम है जुडिशरी का। एहसान जी, अभी सुन रहे थे आप, बबीता जी कह रही थी कि इनके पार्टी में जब नेता जाते हैं तो धुलाई हो जाती है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन में जाके धुलाई हो जाती है इनकी सबकी। मुझे अपनी पूरी बात कहने दो। जनार्दन मैं रेड्डी, कहता हूं कि नवीन दिल्ली जिंदल, प्रफुल्ल किसके हवाले पटेल, है? अजीत दिल्ली पवार, अरविंद जी के हवाले है। सब बीजेपी मुझे में कम से शामिल कम होते हैं, एक बिल्कुल ऐसी साफ योजना हो गए। बता दें जो गरीब पटरी वालों को दिलाए हों, जो गरीब जनता बीजेपी के के दिलाए हिसाब हों, से घोटालेबाज दिल्ली वो में हैं जो दूसरी पार्टी में बैठे हैं, जो बीजेपी में आ गए वो बिल्कुल साफ हो गए। मुझे बोलने दो, मैं बोल रहा नहीं किसी बीच में। मैं आपसे विनती करूंगा कि मेरी बात पूरी होने दो। एहसान जी, आपकी बातें पूरी करें। हाँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से और बहन बबीता से, मुझे आपके पास दिल्ली है, दिल्ली का अधिकार आपके पास है, क्या कोई ऐसी योजना बनाई है आपने उन ठेली पटरी वालों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए, उन गरीब जनता झुग्गी झोपड़े रहने वालों के लिए जो एक योजना बनाई है तो गिना दो। रही बात महंगाई की, आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, तो दिल्ली में सिलेंडर आप सस्ता करो ना, आप शुरुआत करो। आप शुरुआत क्यों नहीं करते हो? आप भाजपा को ब्लेम करना बंद करो, दिल्ली से शुरुआत करो। आप सिलेंडर 200 में करो, आप 300 में करो, आप करके दिखाओ ना, शुरुआत करो दिल्ली से। दिल्ली आपके पास है और पंजाब आपके पास है, पंजाब में भी करके दिखाओ, तो सारी दिल्ली में एलजी करके साहब को दे दी दिखाओ। जाती ये है, इनके सुप्रीम प्रोपेगेंडा कोर्ट के है, ऑर्डर को भी नहीं भाजपा माना को जाता, बदनाम करने की अध्यादेश साजिश लाके है। उसको भी पलट ना दिया तो ये जाता है काम सुप्रीम करते कोर्ट के हैं और ऑर्डर ना ये को। काम करने एलजी देते साहब हैं। को सारी दिल्ली पावर में दे दी कोई और ऐसी फिर योजना कहते हैं कि लेके नहीं आप आए, करिए। दिल्ली में किसानों के लिए, कोई बेचारों के लिए कोई योजना लेके नहीं आए, ठेली पटरी वालों के लिए कोई दिल्ली योजना लेके सरकार नहीं के आए, ऊपर एलजी साहब को तो जो बिठा रहने दिया है वाले कि ये कोई सारी योजना सब लेके कुछ नहीं ये आए। करेंगे। आज पक्का मकान एक भी नहीं इन्होंने दिया। ये सब झूठ का सुप्रीम कोर्ट से प्रोपेगेंडा ऑर्डर है। करा के और ये लाए, वही सुप्रीम लोग कोर्ट ने कहा कि जो नहीं, सारी पावर वोट दिल्ली लेते हैं सरकार को अपनी मिलनी जनता चाहिए, से अध्यादेश और लाके खराब उसको घोटाला बदल दिया आपने। कांड सुप्रीम करते हैं कोर्ट के तो और जब मानते जेल में नहीं जाते हैं तब रोते हैं। पहले कहते थे कि किसी भी मंत्री पर अगर आरोप लगेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो केजरीवाल जी आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप बेल पे हैं, दोबारा जेल जाने वाले हैं। नैतिकता आप इसमें है कि आप अपना इस्तीफा दें और जेल में जाएं। आप झूठे आरोप लगाइए और हम इस्तीफा दे दें। मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा किसी ने आज तक। मणिपुर जल रहा है इतने दिनों से, आज तक किसने इस्तीफा नहीं मांगा? हर बूढ़ी माँ के मन में है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं वहाँ, इस राष्ट्र को नारियों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, जैसे मोदी ने कहा निर्वस्त्र है, करके घुमाया जा रहा है वहाँ पे स्त्रियों को। काम के लिए आए हैं, वहाँ एक पे अच्छे आप काम करने के इस्तीफा लिए आए नहीं हैं। मांगा किसी हमारा ने भी, विजन है, हमारी क्योंकि वहाँ योजना बीजेपी की है, सरकार हमारा एक है। पटल है, हम उस पर काम करेंगे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष आरोप अच्छा के होना आधार पे चाहिए, आप इस्तीफा विपक्ष दे हमारे दें। देश का ही लेकिन नागरिक आपके है, वहाँ पे हमारे ही सरकार भाई फेल हैं, हो चुकी है, हम उससे साथ मिलकर इस्तीफा काम नहीं लेंगे करेंगे। आप। ये परंतु क्या है, ये केवल बरगल आते हैं, झूठ बोलते हैं और जब जेल जाते हैं तो भाजपा को ब्लेम करते हैं। पर ये आरोप भी भारतीय तो अभी जनता साबित पार्टी नहीं का हुए काम है हैं। झूठ बोलना। एहसान जी, आप ये बात कह रहे हैं कि ये लोग भगदड़ करते हैं, जेल जाते हैं, आरोप पर तय आरोप करना- भी तो अभी नहीं, तक साबित नहीं हो आरोप- पाए। जिसकी- आरोप तय करना और दूसरी दूसरी काम है, तरफ काम नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, और आरोप भी तय हो चुके हैं। उनको बात का टिकट भी नहीं दिया जिक्र गया, करेगा। उनको टिकट नहीं दिया गया, उसके खिलाफ कोई उनको कार्रवाई टिकट नहीं नहीं, दिया उसके गया। बेटे को टिकट ये भी दिया ध्यान जाता रखना। है। ठीक एक है, ऐसी भाजपा समय कम है है। जो टिकट बबीता नहीं जी, दिया। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। एहसान जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, लगातार मतदान की प्रक्रियाएं चल रही है और